नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे आपड़ा मर्चेंडाइज़ स्टोर को भी अवश्य विज़िट करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। भाई देखिए, भाईजान लोगों की शामत आ गई है। भाईजान लोगों ने कहा था कि भाई जो कुछ है वही चलाएँगे, दुनिया में उन्हीं की सुप्रीमेसी है, उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ता चला जा रहा है। अब आप देखिए कि जम्मू में रोहिंग्याओं को उखाड़ा जा रहा है और वो भी किसके राज में? किसके राज में? नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में। यानी कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, वो अपने बिरादर लोगों को जम्मू से उखाड़ रहे हैं। भई ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो हुआ होगा ना? यानी कोई तो बीच में ट्रेड ऑफ हुआ होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर केवल दिखावा है, 1-2 दिन के बाद में फिर से स्टेटस को हो जाएगा। लेकिन अभी तक जैसा लग रहा है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि भई बड़ा सीरियस मामला है। ऐसा क्या हो गया उमर अब्दुल्ला जी को? उमर अब्दुल्ला जी भी कुंदरकी वाले मुसलमानों की तरह अपने मुसलमान भाइयों को धोखा दे रहे हैं क्या? ये ट्रेंड कैसे बढ़ता चला जा रहा है? आपको पता है ना कुंदरकी में क्या हुआ जिसके कारण संभल में दंगा करना पड़ा भाईजान लोगों को, आपस में कॉम्पिटिशन करने के लिए। अब ये बात जो है अगर जम्मू तक ये वायरस पहुँच गया है भई, तो फिर और जगहों पे कैसे बचेगा? यानी कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ये जो मुल्ला मौलाना लोगों का एका है, उसमें कुछ दरार पड़ती हुई सी दिखाई पड़ रही है। ऐसा हुआ तो फिर कल को शिया-सुन्नी दंगे ना फिर से होने लगे। भाई मुझे तो बड़ा खतरा लग रहा है इसमें। और दूसरी बात, योगी जी ने एक और काम कर ही दिया। वैसे तो काम जो है वो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके लिए कर दिया था, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़ के जो बाकी जो पूरा करना था उसका दस्तूर, वो उन्होंने कर दिया। आपको ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसा एक्ट को इनवैलिडेट किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसको कहा कि नहीं, 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 नहीं ये उचित है। अच्छा उसका समर्थन किया था वहाँ पे, उसको वैलिडेट करने का, उसको निरस्त ना करने का समर्थन किया था स्वयं योगी सरकार ने। लेकिन ये अवश्य कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये यूनिवर्सिटी वाली डिग्री नहीं दे सकते। ये आलिम फाजिल जो है ये मदरसा बोर्ड का काम नहीं है। ये यूजीसी एक्ट के विरुद्ध जाता है। तो भाई योगी सरकार ने तुरंत मदरसा एक्ट को अमेंड करके वो आलिम और फाजिल की जो डिग्रियाँ दी जाती थी मदरसा बोर्ड के द्वारा, उनको समाप्त करने का जो लीगल कार्यक्रम था वो भी कर लिया है। यानी कि अब आप मदरसा से डिग्री नहीं ले सकते। साथ में मदरसा एक्ट में और भी संशोधन लाए जा रहे हैं। उन संशोधनों के माध्यम से भाई जी मदरसा में जो दीनी शिक्षा दी जाती है ना, दीनी जिहाद वाली जो शिक्षा दी जाती है, वो जिहाद वाली शिक्षा देना अब लगभग असंभव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो छोटे-मोटे कुछ हज़ार मदरसे बचे हैं, जिन्होंने रिकॉग्निशन ले रखा है, वो भी छोड़-छोड़ के जाएँगे। अगर छोड़-छोड़ के जाएँगे तो भाई देखिए, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का अधिकार सरकार को है और वो अधिकार उनको आरटीई एक्ट के तहत प्राप्त है। क्यों? क्योंकि आरटीई एक्ट में यह कंपल्सरी किया हुआ है कि भाई कोई भी जो बच्चा है 8वीं तक का, उसको फंडामेंटल राइट है शिक्षा लेने का और वो शिक्षा जो है वो निश्चित रूप से दीनी शिक्षा तो नहीं है। तो भाई दीन की दावत में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं योगी जी। योगी जी मदरसों को इस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो हैं, वो उन्होंने तो मदरसों को समाप्त ही कर दिया पूरी तरह से। कि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी। वैसे ये बात बताएँ आपको कि मदरसा एक्ट जैसा भी चाहे वैसा ला सकती है सरकार। सरकार को पूरा अधिकार है आरटीई एक्ट में कि मदरसों को जैसे चाहे वैसे रेगुलेट करे। उनकी ड्रेस तक निर्धारित कर सकती है। उनको इंक्लूसिव रखने के लिए कोई भी उपाय किया जाए, उनकी उनको रेडिकल शिक्षा ना दी जाए, उनको पूरे समाज के विरुद्ध ना खड़ा किया जाए, उनमें काफ़िर और मोमिन वाला भेद ना उत्पन्न किया जाए, तो भई ये सारे काम जो हैं वो
मदरसा एक्ट के माध्यम से किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। बात चले उधर हिमंत विश्व शर्मा जी ने क्या किया? हिमंत विश्व शर्मा जी और भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो पूरे असम में बीफ जो है वो पूरी तरह से पब्लिक प्लेस में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, शादियों में बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? एक स्थान है समागुड़ी। समागुड़ी जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ करता था, मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ, हमेशा मुस्लिम जीता करता था। इस बार बाई इलेक्शन हुआ, समागुड़ी में बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी जीत गई तो ये आपके जो एमपी साहब हैं, जो एयूडीपी को हरा के जो बने हैं यहाँ डोगरी से, कांग्रेस के हैं वो। तो कांग्रेस के रकीबुल साहब हैं वो, तो रकीबुल साहब ने कहा कि साहब कि वहाँ पर उन्होंने बीफ की दावतें दी और बीफ की दावतें देके उन्होंने वोट जो है वो ले लिए। यार इतना ईमान कमज़ोर है क्या कि खाली बीफ की दावत से लोग जो है अपना वोट बदल देते हैं? ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। ऐसा हो तो फिर तो पूरी दुनिया के मुसलमान को इस तरह से खरीद लिया जाए। अरे भाई ईमान बिकाऊ थोड़ी होता है, रकीबुल मियाँ। अच्छा रकीबुल साहब ने नहीं कहा ये, वो जो हारे हुए हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने भी यही कहा। 10 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे हैं वो, 12-13 लाख वोटों से वो सबसे बड़ी हार है पूरे देश की। ये अलग बात है कि उनकी जो डोगरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें लगभग 25 लाख वोट हैं, तो 25 लाख वोट होंगे तो हार-जीत भी 10-12 लाख की हो सकती है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो उसने कहा कि भई ऐसा है, मैं बीफ बैन कर देता हूँ, आप लोग लिख के दे दो, मैं पूरा बीफ कंप्लीट बैन कर देता हूँ असम में। खैर उन्होंने लिख के तो नहीं दिया, लिख के कैसे देते? अपने पेट पे लात थोड़ी मारते। उसके पहले एक हिमंत बिस्व शर्मा ने एक काम पहले कर रखा था, उन्होंने कहा था कि किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बीफ की बिक्री नहीं होगी। अब उन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया है और दायरा इतना बढ़ा दिया है कि बता रहे हैं कि साहब की पूरी तरह से कैटल स्मगलिंग बंद हो गई है। बांग्लादेश में अब उनको किसी भी तरह का कोई कैटल नहीं मिल रहा है, जिसको मार के वो खा जाया करते थे। वैसे भी वहाँ दूध नहीं मिलता बताते हैं क्योंकि जो भी कोई कैटल कोई उनको जो है वो दुधारू पशु मिलता था, उसको वो मार के खा लेते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि भई ना तो दूध मिल रहा है, ना कैटल मिल रहा है। बीएसएफ ने सख्ती बढ़ा रखी है। तो बीएसएफ की सख्ती बढ़ जाने के कारण बांग्लादेश वालों के धक्का-पेल के कारण, बदमाशियों के कारण अब स्थिति बिल्कुल उल्टी-पुल्टी हो गई है और वो बच्चों को मतलब बांग्लादेशी बच्चों को ना तो बीफ मिल रहा है और ना मिल्क मिल रहा है। तो भई गति साँप छछूंदर केरी, मज़े ले लो। भई तुम जो है वो भारत को अपना दुश्मन मान लो और दुश्मन मान के अपनी ऐसी-तैसी करा लो। बांग्लादेश के लोग जो हैं वो उनको कुछ भ्रम हो गया है, उनको ये भ्रम हो गया है कि साहब कि खाली नारे लगाने से वो भारत को हरा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग वहाँ नारे लगा रहे हैं। और एक तो गज़ब देखिए कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड्स है, वो भारत की सीमा में एक मंदिर बन रहा था या मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था, वहाँ पहुँच गए उसको बंद कराने। कह रहे हैं कि साहब कि इसका शिखर जब दिखता है दूर से, तो हमारा ईमान जो है वो खराब हो जाता है। अरे तुम्हारा ईमान खराब हो या अच्छा हो, हमें क्या लेना-देना है? तुम अपना ईमान अपने पास रखो और दोबारा जो है वो भारत में घुसने की कोशिश ना करना, क्योंकि बीएसएफ को ये भी देखिए, ये भी सुनिए, ये भी बड़ी बात है। बीएसएफ को इल्लीगल्स को शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए हैं। अगली बार से ये बांग्लादेश गार्ड अंदर घुसेगा तो शूट एट साइट हो जाएगा भाई का। और इनको कोई गलतफ़हमी है तो ये ध्यान रख लें कि एक जो एक बार इन्होंने भारतीय बीएसएफ वालों के साथ में एक बदतमीज़ी की थी और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और चुप रह गए थे। अगली इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसी तरह से ये बांग्लादेश वाले जो गार्ड्स हैं, बॉर्डर गार्ड्स, उनका वही इलाज किया जाएगा, वहीं पर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं साहब कि जो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो चाहे अलग-अलग प्रदेशों की सरकार हो, उनका जो सहिष्णुता का स्तर है,
कम होता जा रहा है। आज देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा। देवेंद्र फडणवीस ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें इंटरव्यू में उन्होंने राष्ट्रवादी और अराजकतावादी और अराजकतावादी के साथ-साथ विदेशी सहायता लेने वाले कांग्रेसियों को जिस तरह से एक्सपोज़ किया है, उस तरह से लग रहा है कि भई आगे बहुत कुछ होने वाला है। और ये बहुत कुछ जो है वो राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है सोरोस पर आधारित, उस सोरोस पर आधारित पॉलिटिक्स को समाप्त कर देगी। सोरोस पे आधारित पॉलिटिक्स का औपचारिक अंत तो 20 जनवरी को होगा। मुझे लग रहा है कि भारत में वो पहले से ही समाप्त होने वाली है। डोनाल्ड लू साहब घूम रहे हैं भारत में। अब मैं पता कर रहा हूँ कि डोनाल्ड लू साहब क्या कर रहे हैं। वो आपको कल बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।